हेलो एवरीवन। आज क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर में जो परमाणु द्रव्यमान का जो यूनिट था उसके बारे में, इकाई थी उसके बारे में जाना था कि इसको पहले एएमयू में लिखते थे, फिर इसको आईपीएससी ने यूनिफाइड के रूप में लिखने को कह दिया था। तो जैसे कि परमाणु द्रव्यमान का पहले कुछ अलग विधि से ज्ञात किया जाता था। जैसे वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इनके लिए परमाणु द्रव्यमान के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी, उनको बताया था। तो सबसे पहले जब बताया गया था तो सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान के लिए ऑक्सीजन को, प्राकृतिक जो ऑक्सीजन का परमाणु था उसको लिया गया था। तो उसमें उन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि जो ऑक्सीजन का परमाणु था, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो उसके 1/16वें भाग को एक इकाई के रूप में लिया। इकाई मतलब यूनिट होता है, इकाई में कुछ भी यूनिट हो सकता है, तो 1/16वें भाग को लिया। और इसका प्रमुख कारण यह था कि जो ऑक्सीजन को लेने का प्रमुख कारण यह था कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों से अपक्रिया तुरंत कर लेता है और यौगिक बनाता है। यह बहुत विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वह अधिक क्रियाशील होता है और तुरंत अपक्रिया करके यौगिक बना लेता है। और इसका एक और कारण था कि ऑक्सीजन को लिया गया था कि जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान का इकाई था, इसके द्वारा अधिकांश तत्वों का जब परमाणु द्रव्यमान इसके सापेक्ष में ज्ञात किया जाता था तो हमेशा पूर्णांक प्राप्त होते थे। पूर्णांक मतलब जैसे 1, 2, 5, 15, 20, 25, ये नहीं कि 25.5, 26.7 ऐसे में नहीं। तो ऑक्सीजन को जब लिया गया तो ये चीज़ हुआ कि ज़्यादातर पूर्णांक के रूप में प्राप्त होते थे। तो फिर उसके बाद में सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन का उपयोग किया। कार्बन का एक समस्थानिक होता है कार्बन 12 यानी इसमें कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 14 और एक कार्बन 12। तो यानी समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है। तो इस प्रकार कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है, तो इसका एक परमाणु भार 12 है और एक परमाणु भार 14 है। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हो गए। तो हमको परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में जो लिया गया था वो था कार्बन 12। तो इसमें क्या किया गया कि कार्बन 12 के 1/12वां भाग को लिया गया था, इसके इकाई के रूप में माना गया था। तो इसके सापेक्ष में जितने भी बाद में तत्व थे उन सभी का परमाणु द्रव्यमान निकाला गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि कोई एक फल बेचने वाला आदमी है, तो वह एक तरबूज लेता है, तो उसको बताता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। इकाई मतलब यहाँ किलोग्राम या फिर कुछ भी कह सकते हैं, 12 किलोग्राम ही होता है। एक तरबूज 12 किलोग्राम ही हो सकता है। तो यहाँ 12 इकाई का मतलब मात्रक से है। तो माना कि उसका जो भार है, द्रव्यमान है, वो 12 इकाई है। तो वह क्या करता है कि उसी तरबूज के 12 बराबर टुकड़े कर देता है। मान लो 12 किलोग्राम है तो 12 टुकड़े हो गए, तो 1-1 किलोग्राम का सब टुकड़ा हो जाता है। तो जो उसके बाद वो ऐसा करता है कि और जो अन्य फल बेचता है उसी के सापेक्ष में पाता है कि जब दूसरे फल को उसके साथ तौलता है तो वह पाता है कि दोनों फल एक दूसरे के सापेक्ष में है। यानी 1 किलो का इधर रखता है और इधर जैसे तराजू लिया, 1 किलो का एक तरफ रख दिया, 1 किलो वाला तरबूज 12 भाग में से एक भाग को लिया, उसको तराजू की एक तरफ रख दिया और उसी के सापेक्ष में दूसरी तरफ फल रख के तौलने लगा। तो इसी आधार पर उसको फलों के सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचने लगा, जिसको FMU कहते हैं, फ्रूट मास यूनिट। तो इसी आधार पर कार्बन 12 के द्वारा परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो इसी FMU के आधार पर आधारित है। FMU मतलब फ्रूट मास यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं फल द्रव्यमान इकाई। तो उसके बाद फिर अब
इतना हम लोग जानने के बाद अब हम कुछ तत्व जो प्रमुख तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, सबसे पहले हाइड्रोजन प्रमुख है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1 होता है। एक सिंपल वे में पहले जान लेंगे, अभी तो ज़्यादा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की ज़रूरत नहीं है। 1 से 30 तक के परमाणु तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाए और यही 30 ही तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भी याद हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इनमें से 1 से 20 या 22 तक के तत्वों का अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग में ऐसे देखेंगे कि जितना उसका परमाणु क्रमांक है उसी के दोगुना के बराबर ही लगभग उसका परमाणु द्रव्यमान भी होता है। जैसे हाइड्रोजन का ले लिए, इसका 1 होता है परमाणु क्रमांक भी परमाणु द्रव्यमान भी। कार्बन ले लिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका परमाणु क्रमांक उसी का दुगुना 12 होता है। नाइट्रोजन का ले लिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 16। इसी प्रकार सोडियम का 23 होता है परमाणु द्रव्यमान। मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम का 24 होता है। सल्फर का 16 परमाणु क्रमांक होता है तो 32 इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। क्लोरीन का 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है 35.5 यानी 17 दूनी 34, उसी के आसपास 35.5 होगा। कैल्शियम का 40 हो गया। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के जो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान ये इनकी आवश्यकता पड़ सकती है तो इनको हमने जान लिया। तो इतना ही आज के लिए रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पे हमको एक नया टॉपिक पढ़ना रहेगा। तो नया टॉपिक शुरू इसलिए नहीं किए क्योंकि फिर लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो छोटा छोटा लेक्चर करते हैं ताकि समझ में आ जाए। और एक उसके बाद फिर थोड़ा सा और देखेंगे किसी जो अब परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 जो तत्व था, कार्बन 12 को लिया गया था, उसी के सापेक्ष में सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बताया गया था। तो अब जो किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता है उसका जो औसत द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें के जो अनुपात होता है, 1/12वें के अनुपात के द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। इस जो इतनी देर से मैं पढ़ाया इसका सारांश यही है कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये NCERT की लाइन है, तो इसको जो मैं बोल रहा हूँ इसको धीरे धीरे सुन के इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो अब आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।